हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरजू पवार हियर। आज हम करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फेडरलिज्म। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, जिसमें वर्टिकल फॉर्म थी और दी हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में जो पावर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में होती है शेयर, और वर्टिकल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन दी लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है? पावर शेयर होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर में क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फेडरलिज्म, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर जो कुछ पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को से लेकर किसको दे दी? रीजनल गवर्नमेंट को। हालांकि उससे पहले भी वहाँ पर क्या होती थी? रीजनल गवर्नमेंट्स होती थी, लेकिन 1993 के अंदर चेंज किया गया क्या, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर रीजनल गवर्नमेंट को दी गई, और उन पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकती। और इससे पहले जो सरकार होती थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट से पावर वापस ले सकती थी। तो इस तरह 1993 में जो बेल्जियम है वो यूनिटरी से किस में चेंज हो गया? फेडरल में, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में। अब आप कहोगे व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट वो जिसमें सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और फेडरल गवर्नमेंट कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट वो जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। लाइक इंडिया के अंदर पावर शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, देन लोकल गवर्नमेंट्स में। बेसिकली 2 टायर्स होते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर 3rd टायर आया, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बेसिक क्वेश्चन को पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, या यूनिटरी सिस्टम एंड द फेडरल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को करती है यूनिटरी गवर्नमेंट एक आता है डेफिनेशन जो हमने अभी की, दैट ऑल द पावर्स रिमेन विद इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड फेडरल के अंदर ऑल पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेला एक लेवल होता है, जिसमें यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक टायर होता है, और अगर कोई और सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब सब यूनिट्स होती हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके पास अपनी अपनी अलग से पावर होती है, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होगी, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती, बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, की जो अलग अलग टायर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको गवर्न कौन करता है? सेम सिटीजन्स, हम ही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है। मतलब गवर्न तो सेम सिटीजन करते हैं, बस उनका जुरिस्डिक्शन अलग है, उनका एरिया अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन के लिए रूल्स बनाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए रूल्स बनाएगी, लेकिन बनाएंगी किसके लिए? अपने सिटीजन्स के लिए। ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। नेक्स्ट फीचर क्या आता है कि जो फेडरलिज्म है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। अगर किसी लॉ से रिलेटेड अगर कोई इश्यू होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है कि उसमें क्या लिखा हुआ होता है, और उसी को क्या है? माना जाता है। लॉ ही सुप्रीम है और उसको ही मानते हैं। फेडरलिज्म में रिटर्न और रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये हमारा क्या है? नेक्स्ट फीचर है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फेडरलिज्म के अंदर जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। वो क्या, मैंने बोला कि अगर कोई इश्यू होता है तो अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देखो कि एक्चुअली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। तो ये काम किसका है? जुडिशरी का। अगर कोई इश्यू होता है तो किसके पास जाना होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। वो समझाती है कि एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या हुआ है, उसका रीडिंग रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से जो फेडरलिज्म है वो ड्यूअल वर्क करता है, मतलब ड्यूअल सिस्टम करता है। किस तरह से? एक तो ये यूनिटी क्रिएट करता है और दूसरी तरफ डाइवर्सिफाई करता है।
पावर को शेयर करता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिटी भी ये क्रिएट करता है, एक ही टाइम पर दो काम करता है, ड्यूअल सिस्टम इसे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म। मेनली जो दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिस किए जाते हैं। फर्स्ट फेडरलिज्म कौन सा, कमिंग टुगेदर, एंड सेकंड कौन सा, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर के अंदर और होल्डिंग टुगेदर में एक डिफरेंस आता है, पहले हम उस डिफरेंस को पढ़ते हैं। कमिंग टुगेदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक साथ आती है एक बिगर यूनिट बनाने के लिए, जिसे क्या बोला जाता है, यूनिटरी सिस्टम, सॉरी कमिंग टुगेदर, मतलब जिसमें यूनाइट होती है। और होल्डिंग टुगेदर के अंदर एक बड़ी यूनिट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड द सेंटर। तो ये किसका हो गया, होल्डिंग टुगेदर। जो कमिंग टुगेदर है उसके अंदर पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनकी जो पावर होंगी वो इक्वल होंगी, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में अलग अलग पावर होती है। होल्डिंग टुगेदर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर देन दी स्टेट गवर्नमेंट। अब एग्जांपल कर लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल आ जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे तो पता चल रहा है यूनाइटेड कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेटों ने मिलकर क्या बनाया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में आ जाता है इंडिया। इंडिया के अंदर ही तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब सिस्टम किसका है, इंडिया का। तो इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ दी होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया के अंदर फेडरल कंट्री कैसे है। अब जो रूल्स बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बनाती है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट बनाई गई है कि कौन किस फील्ड से रिलेटेड जो रूल्स है वो कौन बना सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन फील्ड से रिलेटेड लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन फील्ड से रिलेटेड लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ऐसे पूरी लिस्ट दी हुई है। तो दे आर ऑफ मेनली 3। फर्स्ट वन इज द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है डिफेंस। डिफेंस एक एग्जाम्पल है किसका, यूनियन लिस्ट का, क्योंकि इसके लिए हमें एक नॉर्मल, मतलब पूरे देश के लिए एक ही पॉलिसी चाहिए होती है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड क्या है, रूल्स बनाती है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, लाइक ट्रेड हो गया, टेरिटरी से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। तो इन सब से रिलेटेड जो रूल्स या लॉज बनाए जाते हैं, दैट विल मेक स्टेट गवर्नमेंट। देन आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स तो बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई किसी लॉ को रिलेटेड, देन तब क्या होगा। और एक क्वेश्चन ये आता है कि उन सब्जेक्ट्स का क्या जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा। एग्जाम्पल इसका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, या फिर इंटरनेट रिलेटेड, मतलब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यू फील्ड्स है, क्योंकि 1947 के टाइम पे हमें नहीं पता था ना कि ये भी फील्ड आएंगे, इनसे भी रिलेटेड हमें क्या है, रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो इन फील्ड से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा जो कि न्यू है और इन तीनों लिस्ट में ही नहीं है। तो इनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और बच्चा हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई कॉन्करेंट लिस्ट के टाइम पर, यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है किसी लॉ को लेकर, तो किसका लॉ माना जाएगा, यूनियन का, स्टेट का, क्या होगा। तो उस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वही लॉ माना जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे इंडिया से रिलेटेड। दिस इंश्योर्ड है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है ना
वो बेसिकली क्यों सक्सेस हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। एक पॉइंट हो रहा है कि कहीं पर भी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना या कहीं और पर भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, बट फिर भी इंडिया फेडरल कंट्री है, क्योंकि हम फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, उसकी जितने फीचर्स हैं वो सारे इंडिया में लागू होते हैं। जो हमने ऊपर फीचर्स पढ़े किससे रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड, वो सारे फीचर्स इंडिया में हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, तो इंडिया फेडरल कंट्री है। तो अब पढ़ते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेसिकली रीज़न क्या है इसका, डेमोक्रेसी है। तो इसके लिए ना हम 3 क्या पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे जो कि किए गए हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टेस्ट क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। फर्स्ट पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ऑल स्टेट्स चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 के अंदर काफ़ी स्टेट्स बनाए गए, किसके बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर न्यू स्टेट्स क्रिएट की गई। कि एक लैंग्वेज अगर कुछ मतलब पीपल एक लैंग्वेज बोलते तो उनको एक अलग स्टेट में डाल दिया गया, कुछ और दूसरी लैंग्वेज बोलते उनको एक स्टेट में डाल दिया गया। तो ऐसे जो बहुत सारी स्टेट है ऐसे क्रिएट की गई। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं उत्तराखंड, झारखंड एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आती है लैंग्वेज पॉलिसीज। नेक्स्ट क्या आती है हमारी, लैंग्वेज policies. A second test for Indian federalism is the language policy. इंडिया को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 40% ही लोग ऐसे थे जो क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। इसीलिए हिंदी के अलावा उस टाइम पर 21 और लैंग्वेजेस थी। और अगर कोई इंसान सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है अपना कोई, तो उसको ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में एग्ज़ाम देना या हिंदी में एग्ज़ाम देना है। वो उन 21 जो हिंदी के अलावा बाकी जितनी लैंग्वेजेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनमें से कोई भी अपनी एक लैंग्वेज चूज़ करके उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकता था। ठीक है, 1965 के अंदर जो यूज़ था इंग्लिश का एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वो स्टॉप कर दिया गया। लेकिन जिसकी वजह से क्या हुआ, तमिल में स्ट्राइक हो गई कि हमें तो क्या चाहिए, ऑफिशियल, हमें इंग्लिश चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड मांग ली और जो इंग्लिश है उसको कंटिन्यू किया गया। देन हम पढ़ते हैं क्या, थर्ड टेस्ट, डेट इज़ द सेंटर स्टेट रिलेशन। पहले क्या होता था कि अगर सेंटर में और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है तो स्टेट अपनी पावर का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती थी क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट थी। और अगर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ हैं, ठीक है, सेंटर में अलग पार्टी है, स्टेट में, तो जिसकी वजह से क्या करती थी, जो सेंटर गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का गलत यूज़ करके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर देती थी। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी इन सब की वजह से। 1990s में चेंज आया जिसमें क्या, इक्वलाइजेशन गवर्नमेंट आई। क्या इक्वलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वलाइजेशन गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर अगर एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं जीतती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है और अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो इतनी ईजिली स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। तो जो ये प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक क्या हो गई, सॉल्व हो गई, जो कि पहले होती थी। अब हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। Decentralization in India means when power is taken from center and state and given to the local level or we can say the local government, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन। कि जब पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो एक मेजर चेंज किया गया इन 1992 के अंदर जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। बेसिकली 2 टायर्स होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया ने सोचा कि जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है लाइक यूपी है, महाराष्ट्र है, तो ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट्स के लिए सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट क्या है, ठीक नहीं है इनकी पॉलिसीज़ के लिए, क्योंकि इनके इश्यूज ज़्यादा होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है और उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए उन्हें थर्ड टायर की ज़रूरत है, तो इसीलिए बनाई गई थी लोकल गवर्नमेंट। और 1992 में काफ़ी चेंजेस किए गए ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल किया जाए। तो इसमें फर्स्ट चेंज किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाया गया कि उनके रेगुलर इलेक्शंस होने लगे और इसके लिए उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जो कि रेगुलर इलेक्शन होल्ड करेगी।
1/3 सीट्स रखी गई वुमेन के लिए, तो इसमें ये भी अच्छा चीज़ की गई कि वुमेन के लिए भी सीट्स रखी गई। और साथ में ही जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखी जाती थी, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट में भी इनके लिए क्या रखी गई, रिजर्वेशंस रखी गई। और साथ में ये भी बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट को क्या देगी, फंड देगी उनके खर्चे के लिए। तो ऐसे ये कुछ क्या किए गए, चेंजेस लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 में, किसके लिए, हमारी लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल करने के लिए। ठीक है, अभी लोकल गवर्नमेंट अलग अलग होती है। फर्स्ट एक आ जाती है ग्राम पंचायत, दूसरी आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज। ग्राम पंचायत किसके लिए होती है, गांव के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज किसके लिए, शहरों के लिए। तो अब इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं और ये हमारा है लास्ट टॉपिक। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज दी पंचायती राज, की जो रूरल की गांव की लोकल गवर्नमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, पंचायती राज। और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत, देयर इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। इसके अंदर कौन होते हैं, पंच सरपंच, ये सब इसमें मेंबर्स होते हैं। और इनको इलेक्ट कौन करता है, हम गांव के लोग इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत काम करती है किसके अंडर, ग्राम सभा के अंडर। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंदर क्या करती है, काम करती हैं। और जितने भी विलेजर्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं, मतलब जो वोटर्स होते हैं गांव के, वो उसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। इनको साल के अंदर 2 या 3 बार क्या होता है, मिलना होता है। टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, अपने गांव का बजट को पास करने के लिए। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत ने जो काम किया है उसको रिव्यू करने के लिए। जैसे कि गांवों के लिए होती है ग्राम पंचायत, वैसे ही शहरों के लिए क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं शहरों की। और इसके अंदर जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है वो हेड होता है म्यूनिसिपैलिटीज का। ठीक है, तो गांवों के अंदर ग्राम पंचायत होती है जो गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और शहरों के अंदर होती है म्यूनिसिपैलिटीज। और जो ये हमारी लोकल लेवल है, जो हमने द थर्ड टायर बनाया है इंडिया के अंदर, ये काफ़ी हद तक अच्छा माना गया। और ये हमारा एक बहुत बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि पहले ये टेस्ट कभी किसी ने नहीं किया था। ठीक है, और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, हमारी डेमोक्रेसी को अच्छे से काम करा। मतलब इसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है उसने वो और भी ज़्यादा क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द फेडरलिज्म, उसके टाइप्स, उसके फीचर्स, एंड हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये सब हम इसमें पढ़ा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।